तो सत्यशोधक समाज के वहाँ पे प्राइमरी सोर्स के रूप में, देखिए मैं इतिहासकार हूँ तो प्राइमरी सोर्स हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है, सेकेंडरी सोर्स नहीं, मैं प्राइमरी सोर्स की बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी सोर्स सत्यशोधक समाज ने पब्लिश किया था, और उस पब्लिश में पत्र एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स होता है। उस पत्र में साफ साफ जिक्र है कि ज्योतिराव सावित्री फुले की ये मददगार है, उनके स्कूल में ये फातिमा शेख पढ़ाती है। फातिमा शेख में बहुत सारा ओरल हिस्ट्री मौजूद है ये इस पुणे एरिया में, और उस पे आप देख सकते हैं, आप हर किसी तीसरे चौथे व्यक्ति से पूछेंगे, खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड इंडिया से, बहुजन समाज के लोगों से, बाम सेफ के लोगों से, तो सब लोग कहेंगे ओरल हिस्ट्री। तीसरा डिजिटल, चौथा जो एविडेंस है, क्या अगर जो भारत सरकार की किताबें आई उसको हमको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। भारत सरकार की कुछ किताबों में आंध्र प्रदेश की सरकार शामिल है, जिन्होंने फातिमा शेख और उनके ऊपर एक क्लास 7th में किताब लगवाई है, और दूसरा भारत सरकार की किताबें छपी है जिसमें ये साफ साफ जिक्र है। सबसे पहली बार जिक्र कब आता है फातिमा शेख का? सबसे पहले जिक्र जब उनका स्कूल खुला होता है, जो लेटर जाता है, उस लेटर में उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया जाता है फातिमा शेख के बारे में। सावित्रीबाई फुले जब लेटर लिखते हैं ज्योतिराव फुले को, तब वो जिक्र आता है। उसी समय की बात है, 1831 की 36 की बात है मेरे ख्याल से। जो सावित्रीबाई फुले के पत्र थे उसमें सबसे पहली बार जिक्र आता है। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। कल 9 जनवरी थी, 9 जनवरी, और इस दिन देश भर में तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, अम्बेडकर राइट समुदाय है, उसने फातिमा शेख की जयंती मनाई। और जो इतिहास में दर्ज है उसके मुताबिक फातिमा शेख का जो जन्म हुआ था वो 9 जनवरी 1831 को हुआ था। फातिमा शेख को हम जो जानते हैं वो सावित्रीबाई फुले के थ्रू जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने जो एक मुहिम चलाई, और उस मुहिम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़ी हुई थी फातिमा शेख, और उनके भाई उस्मान शेख खड़े हुए थे। जब ज्योतिबा फुले के पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया गया था और तब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तब ये दोनों भाई बहन सामने आए थे और काफी मदद की थी। सावित्रीबाई फुले के स्कूल में वो पढ़ाती भी थी, लेकिन एक व्यक्ति जो सालों तक बहुजनवादी अम्बेडकरवादी होने का दावा करते रहे और फिलहाल नागपुर के खेमे में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक शगुफा छोड़ा कल की जो फातिमा शेख हैं दरअसल कोई है ही नहीं, और उसको क्रिएट उन्होंने किया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में इतिहास के जो विद्वान हैं, इतिहास के जो प्रोफेसर हैं, उन्हीं से जान लिया जाए। तो हमारे साथ है डॉक्टर विक्रम हरिजन जी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं और इतिहास विभाग में है। विक्रम जी, आपने भी तमाम डिस्कशन देखा होगा सोशल मीडिया पे, जिसमें जो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी रहे हैं, भूतपूर्व अम्बेडकरवादी, उन्होंने कहा कि फातिमा शेख को तो उन्होंने क्रिएट किया है, दरअसल फातिमा शेख कोई है ही नहीं। आप इतिहास के शिक्षक हैं, आपको क्या आप वो सही कह रहे हैं? थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पर जगह दिया। इतिहासकार होने के नाते मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर रहे हैं येचकार, उन्होंने किताब लिखी है इतिहास क्या है, और उस इतिहास को डिफाइन करते उन्होंने 2 बातें कही, अतीत के फैक्ट, पास्ट के फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट। इन 2 बातों में अतीत का फैक्ट का मतलब ये उनके हिसाब से कि हर चीज का एक इतिहास होता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, जानवर हो, किताबें हो, लाइब्रेरी हो, सब हो, लेकिन जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसकी एक हिस्ट्री है। हाँ, एक जो एग्जिस्ट करती है उसका एक अतीत है, हिस्ट्री नहीं। तो वो कहते हैं हिस्ट्री कैसे बनती है, जब बार बार इतिहासकार एक किसी बात को लगातार इस्तेमाल करेगा और उस फैक्ट को, तो जाके बाद में ऐतिहासिक सत्य बनता है। जो ऐतिहासिक सत्य बनता है वही हिस्ट्री बनता है। ये फातिमा शेख के संदर्भ में मैं ये कहता हूँ कि हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये एक हिस्ट्री है। पहले वो फैक्ट था, अतीत का फैक्ट था, जिसको बाद में इतिहासकारों ने, समाजविदों ने ऐतिहासिक तथ्य बनाया। इसके एक और एविडेंस मैं देना चाहता हूँ। एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है। हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है, बल्कि लिटरेरी सोर्स से, जो साहित्यिक सोर्स है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट
आर्कियोलॉजिकल सोर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। रोमिला थापर इस बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात करती हैं, इसको पैराडाइम शिफ्ट भी कहते हैं, और सोर्स के बारे में जब गहन अध्ययन होता है, खैर इसके बात में। तो फातिमा शेख का जो एरिया है, पूना का जो जी। एरिया है, उस एरिया में लगातार ऐसे सोर्स आपको प्राप्त हैं और प्राप्त हो रहे हैं, जिसे साबित होता है कि फातिमा शेख नामक शख्स इस धरती पे आई थी, और इसका सबूत है। ये बात आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता होता, हमें पता है कि पूना के एरिया में। दूसरी बात, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स लिटरेरी सोर्स माना जाता है। सत्य शोधक फाउंडेशन ने यह साबित किया है, जिसमें सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के भाषण का जिक्र है। तो सत्य शोधक समाज के वहां पे प्राइमरी सोर्स के रूप में, देखिए मैं इतिहासकार हूं तो प्राइमरी सोर्स हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। सेकेंडरी सोर्स नहीं, मैं प्राइमरी सोर्स की बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी सोर्स सत्य शोधक समाज ने पब्लिश किया था, और उस पब्लिश में पत्र एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स होता है। उस पत्र में साफ साफ जिक्र है कि ज्योतिराव सावित्री फुले की ये मददगार है, उनके स्कूल में ये फातिमा शेख पढ़ाती है। ये एक तो प्राइमरी। तीसरा जो बड़ा एविडेंस माना जाता है वो है ओरल हिस्ट्री। अब ओरल हिस्ट्री को लोग मानते नहीं, लेकिन मैं बद्रीनारायण का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने उदा देवी पासी पे बुंदेलखंड एरिया पे, उदा देवी पासी पे साफ साफ हमारे पास एविडेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने मेमोरीज के आधार पे लोगों के आइडियाज करते, जिसको ओरल हिस्ट्री कहते हैं, मेमोरीज कहते हैं, उसके आधार पे बड़ी किताबें लिखी और वुमन हीरोज के नाम से पब्लिश हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि फातिमा शेख पे बहुत सारा ओरल हिस्ट्री मौजूद है ये इस पुणे एरिया में, और उस पे आप देख सकते हैं, आप हर किसी तीसरे चौथे व्यक्ति से पूछेंगे, खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड इंडिया से, बहुजन समाज के लोगों से, बाम सेफ के लोगों से, तो सब लोग कहेंगे ओरल हिस्ट्री। तीसरा डिजिटल, चौथा जो एविडेंस है, क्या अगर जो भारत सरकार की किताबें आई उसको हमको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। भारत सरकार की कुछ किताबों में आंध्र प्रदेश की सरकार शामिल है, जिन्होंने फातिमा शेख और उनके ऊपर एक क्लास 7th में किताब लगवाई है, और दूसरा भारत सरकार की किताबें छपी है जिसमें ये साफ साफ जिक्र है। चौथा नेक्स्ट सबूत है, सेकेंडरी सोर्स के रूप में हमारे पास भारत में मोहनदास नमिसरा सर जी, मोहनदास नमिसरा ने उनके ऊपर जीवनी लिखी है। ये पूरे भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि फातिमा शेख नाम मुस्लिम महिला थी, जो पहले, उन्होंने कहा भी कि पहली मुस्लिम शिक्षिका। तो क्या आप इस सोर्स खर्च कर देंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास लगातार कई एविडेंस है। इसके अतिरिक्त अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो बीबीसी ने इस पे कवर स्टोरी किया है, आजाद आवाज ने, आपने कवर स्टोरी किया है, तमाम साहित्य ने कवर स्टोरी किया। तो वो तो ऑलरेडी एक मेमोरीज में, ऑलरेडी एक बड़ा एविडेंस है जी। आप इसको विक्रम जी, सबसे पहली बार जिक्र कब आता है फातिमा शेख का? सबसे पहले जिक्र जब उनका स्कूल खुला होता है, जो लेटर जाता है, उस लेटर में उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया जाता है फातिमा शेख के बारे में। सावित्रीबाई फुले जब लेटर लिखते हैं ज्योतिराव फुले को, तब वो जिक्र आता है। उसी समय की बात है, 1831 की 36 की बात है मेरे ख्याल से। जो सावित्रीबाई फुले के पत्र थे उसमें सबसे पहली बार जिक्र आता है। हाँ, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अनिता भारती मैडम ने भी उनके पत्र का संपादन किया है, हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज से भी ये छपा हुआ है, ये बता दूं। वो जिक्र है, मैं कह रहा हूँ कि मेमोरीज में भी जिक्र है, आर्कियोलॉजी भी है, सब एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इसको खारिज कर रहे हैं तो इसके पीछे दिलीप मंडल जी का साफ साफ एक स्वार्थ है। स्वार्थ वो, चूंकि वो हिंदू खेमे में है, और हिंदूवादी व्यवस्था, जो जिसे मैं कहता हूँ हिंदूवादी व्यवस्था, आमतौर पे चाहती है कि बहुजन समाज का इतिहास ना हो, और उस इतिहास को खारिज करने का ये तरीका। अब चूंकि हिंदू बना मुस्लिम का चल रहा है, बीजेपी ये चला रही है, तो ये कहानी है। लेकिन ये साफ साफ है कि ये जो दिलीप मंडल का प्रस्ताव, ये साफ साफ गलत है, और ये मैं मानता हूं कि उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए, जो कि साफ एविडेंस है हमारे पास। तो ये जो भूतपूर्व अम्बेडकरवादी हैं, तो इन्होंने आखिर ये सिगुफा क्यों छोड़ा होगा? क्योंकि वो
जिन लोगों के साथ आजकल उठ बैठ रहे हैं और जिस तरीके से उनकी भाषा अचानक बदली, इसलिए मैं उनको भूतपूर्व अम्बेडकरवादी भी कह रहा हूं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? मुस्लिमों को टारगेट करना या फिर मुस्लिमों के नायकों को? क्योंकि देखिए, नायक तो नायक होते हैं। आप किसी समाज से, किसी विचारधारा से प्रेरित होके या किसी विचारधारा के खेमे में जाके या फिर किसी विचारधारा से पोषित होके किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे विचारधारा की बात करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जब आप किसी नायक पे सवाल उठाते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बता रहा हूँ कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब दिलीप मंडल जी बदल रहे हैं, आपने खुद ही नाम दिया भूतपूर्व अम्बेडकरवादी, तो अम्बेडकरवादी रहे नहीं तो फिर हुए क्या? फिर आरएसएस वादी हो गए। तो आरएसएस के लोग तो चाहते हैं ना कि मुस्लिम इतिहास को मिटा दिया जाए, और फातिमा शेख आने वाले समय में क्रांति के प्रतीक है हिस्ट्री का। और फातिमा शेख को लेकर के जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जागरूकता है उसको बढ़ाया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि फातिमा शेख बहुजनवादी आंदोलन की प्रतीक है। आरएसएस भी नहीं चाहता कि बहुजन समाज इकट्ठा हो। मतलब कहीं ना कहीं फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से काम किया उस दौर में मिलके, वो कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, मुस्लिम को एक जगह साथ लेके आता है, बताता है कि ये आप दोनों एक नैसर्गिक मित्र हैं और उस हिसाब से साथ मिलके काम कर सकते हैं, जिस बहुजन की बात कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो वो चूंकि देखिए बामसेफ का कॉन्सेप्ट भी इसी आधार पे बना था, तो वो मुस्लिम समुदाय में फातिमा शेख सबसे बड़ी पैरोकार हैं जो बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए प्रतीक है, सबसे बड़ी सिंबल है। तो बीजेपी और कभी नहीं चाहती कि सिंबल एक हो, इसके माध्यम से एक। आप बताइए पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई करैक्टर नहीं है जो दलित समुदाय को पढ़ाने के लिए फातिमा शेख, ये सावित्रीबाई फुले की मदद कर, ऐसे भारत में दूसरे मुस्लिम आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो अब बहुत प्रतीक है, जैसे पेरियार लली यादव, मैं ये कह रहा हूँ कि पेरियार लली यादव आने वाले समय में यादव समाज के अम्बेडकर है, तो आने वाले समय में फातिमा शेख हमारे समाज की सावित्रीबाई फुले हैं, हमारे समाज मायावती हैं। अगर उनको लिटरेरी रूप में देखा जाए, बीजेपी और आरएसएस या ये कहें कि हिंदूवादी व्यवस्था जिससे सनातन ये पचा नहीं पा रहे हैं, और न पचाने की वजह से वो इसको डिवाइड करना चाहते हैं। अब डिवाइड करने के लिए उनके पास सबसे बड़ा मोहरा दिलीप मंडल मिल गए हैं। दिलीप मंडल का बीजेपी प्रदेश के पीछे से काम कर रही है, दिलीप मंडल को आगे बढ़ाकर, और वो प्रदेश के पीछे से दिलीप मंडल को क्या लालच दे रही होगी कि तुम मीडिया एडवाइजर हो, 2-4 करोड़ मिल जाएंगे, हम देंगे ही। और देखिए उनको कोई मुकदमा होगा चाहे कुछ होगा, वो उसके आड़ में अपना पैसे की वजह से, चाहे अपने नाम जो भी समझौता हो, हम उस पे नहीं जाते हैं। एक व्यक्ति के तौर पे कोई भी आदमी कहीं भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, हमें उससे गुरेज नहीं है। दिक्कत ये है कि इस तरीके के जब सवाल उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक बहस जन्म लेती है, और उस बहस को ही करवाने की साजिश है ये। तो एक इतिहास के तौर पे डॉक्टर विक्रम, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि एक इतिहासकार के तौर पे, एक इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं आप, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो आप इस बात को खारिज करते हैं जो भूतपूर्व अम्बेडकरवादी ने कहा कि फातिमा शेख नहीं थी, उन्होंने क्रिएट किया, इसको आप खारिज करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं खारिज करता हूँ, ये तथ्य नहीं है। मैं एविडेंस का आपको आधार बताया कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास है, लिटरेरी एविडेंस हमारे पास है, ओरल हिस्ट्री हमारे पास है, किस आधार पे आप खारिज कर देंगे? आप अगर खारिज करने की बात है तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप काल्पनिक कर रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप धार्मिक पात्रों को देखो भारत के, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे किसी भी, सारे धार्मिक पात्र काल्पनिक पात्र हैं। लेकिन इतिहास इनके जो हिंदूवादी के तथाकथित हालांकि इनके इतिहासकार तो है नहीं। चलिए धर्म पे नहीं जाते हैं, अभी हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चलिए धर्म की बात छोड़ देते हैं, है ना। तो एक कहावत बचपन में सुनी गई थी और हमने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, कि जब कोई कहे कि कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे नहीं भागते, अपना कान टटोलते हैं। तो अगर कोई भूतपूर्व अम्बेडकरवादी यह कह रहा है कि उसने क्रिएट किया है फातिमा शेख को, तो दरअसल वो झूठ बोल रहा है। आपको इतिहास की किताबों को देखना होगा, आपको सावित्रीबाई फुले के उस पत्र को देखना होगा जिसका जिक्र डॉक्टर विक्रम कर रहे हैं, और तमाम बातों को जिसको डॉक्टर विक्रम ने रखा उसको देखना होगा कि सावित्रीबाई फुले
किसी की बनाई हुई कागज की नायिका नहीं है, वो एग्जिस्ट करती हैं, वो इतिहास में दर्ज हैं और कहीं ना कहीं बहुजन एकता की प्रतीक हैं, जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मोहरे चले जा रहे हैं। तो देखते रहिए दलित दस्तक। और विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, नक्कालों से सावधान। जय भीम।